हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक इफेक्टिव आंसर को कैसे लिख सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और कहीं पे भी एक बहुत अच्छे आंसर को मैं आपके आंसर को फ्रेमिंग करना यहाँ पे बता दूंगा कि किस तरीके से आप आंसर को फ्रेम करके लिखिए, किस स्ट्रक्चर में लिखिए, तो जिससे आपका जो चेक करने वाला कॉपी वो इंप्रेस हो। बिल्कुल बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अच्छा फॉर्मेट में आपको बताने वाला हूँ। ये मेरा खुद का फॉर्मेट है जो मैं हमेशा फॉलो करता था। ठीक है, आंसर के अंदर कंटेंट में ज्यादा दम भले ही ना हो, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से आप उसको शो करके दिखाएंगे उसी चीज को, आपके कम से कम अगर आप कम नॉलेज भी है लेकिन आप उसको अच्छे से शो करेंगे तो आपको उसमें अच्छे खासे मार्क्स, पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरी चीजें आती हैं उसके बाद भी अगर आप अच्छे तरीके से नहीं लिखते तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको मार्क्स कम मिलते हैं। फिर आप ये सोचते हैं कि मैंने तो अच्छा लिख के आया था, पूरा लिखा था, बट मुझे वहां पे मार्क्स नहीं मिले। तो यही प्रॉब्लम आती है कि एक इफेक्टिव आंसर, एक गुड आंसर में, बिल्कुल अच्छा दिखने वाला आंसर और एक अच्छा ना दिखने वाले आंसर में हमेशा 1 और 2 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। भले ही जिसने अच्छा लिखा है उसका कंटेंट जो है अच्छा है, बट अगर उसको अच्छे से नहीं लिखा है सेट करके उसने, तो वहां पे उसको प्रॉब्लम होती है, मार्क्स कम मिलते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो कभी भी आपको जैसे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन किस तरीके से आए कि क्वेश्चन नंबर सपोज मैं कर लेता हूँ, आपको ले यहाँ पे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 वहां पे क्या लिखा हुआ है, डिफाइन एनीथिंग। ठीक है, तो आप इसको आप कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है डिफाइन एनीथिंग और यहाँ पे आगे और क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनीथिंग विद डायग्राम कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ, कैसा भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके के फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे आया तो यहाँ पे क्या करना है, आप देखिए सबसे पहले तो आपको सभी आंसर को शुरुआत कैसे करनी है, देखिए अच्छा लगता है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। और ऐसा करने का आपको मन करे तो कर देना, नहीं तो ऐसी आप 2 लाइनें खींच देना, इसको ना खींच के ऐसी आप 2 लाइनें इसके नीचे जस्ट इस तरीके से खींच देना। इससे क्या होता है कि जो चेकर होता है ना, तो उसको लगता है हाँ यहां से नया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। अब इसमें आप आंसर और अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो सॉल्यूशन, दो चीजों का यूज करें। अगर आप थ्योरी लिख रहे हैं तो आंसर और न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो सॉल्यूशन। ठीक है, इतना। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। आप जैसे डिफाइन एनीथिंग लिखा हुआ है ना, तो कुछ ना करके आप देखिए, जैसे यहाँ पे किया, आप यहाँ पे जाइए और ऊपर लिखिए एनीथिंग। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं एग्जांपल लिखे एनीथिंग, और यहाँ पे आप हमेशा इन्वर्टेड कोमा का यूज करें। मतलब ये जो ऊपर वाले कोमास होते हैं इनका आप यूज करें। एग्जैक्टली मुझे इसका नाम नहीं पता लेकिन बहुत यूज किया मैंने ये। इसका यूज करके आप डेफिनेशन लिखे और इसको इसके साथ क्लोज कर दे जो भी आप यहाँ पे कंटेंट लिख रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आपको ये लिखा। अब उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत सारे बच्चे इतना लिखने के बाद फिर उसमें लिखा रहता है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन विथ डायग्राम, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग डायग्राम, इस तरह के क्वेश्चन जैसे आए तो यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट ये लिखने के बाद उसकी थ्योरी लिखना चालू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको इसका एक और इफेक्टिव आंसर बनाने की कोशिश बताता हूँ। कभी भी जो आपके एग्जाम होते हैं ना, उसमें जो आपका चेकर होता है, वो अगर आपको वो आंसर का फर्स्ट वाला अच्छा लग जाता है ना पोर्शन, तो उसको ये लगता है कि इसको ने आगे सही ही लिखा होगा। अब आप इतना लिखने के बाद कभी भी जैसे लिखा हुआ एक्सप्लेन वर्किंग कंस्ट्रक्शन एंड विथ डायग्राम, तो आप ये नहीं कि डायग्राम सबसे आखिरी में बना, जस्ट ये जैसे ही लिखा आपने, हमेशा आपको क्या करना है कि यहाँ पे डालना है आपको, ये मैंने बता दिया कि कैसे लिखेंगे। आपको यहाँ पे क्या डालना है, इसको रफ कर देता हूँ, डिफाइन एनीथिंग को। ठीक है, अब जैसे ये एनीथिंग उसके नीचे जस्ट ऐसे लिखना है डायग्राम, और आप डायग्राम बना देना बस। डायग्राम बना देंगे ना तो उसको लगेगा कि हाँ इसने डायग्राम पहले ही बना दिया, इसका मतलब इसे सारी चीजें पता है। अब डायग्राम बना दिया आपने, ये सिर्फ मैं डायग्रामेटिकल क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि सभी में ऐसा करना है, डायग्राम वाले क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं। डायग्राम बना दिया, और डायग्राम जब भी बनाए उसके नीचे हमेशा एक पॉइंट लगा के जिस चीज का भी डायग्राम है हमेशा यहाँ पे लिखे, जैसे ये एनीथिंग का डायग्राम है तो एनीथिंग। ठीक है, तो ये क्या होगा, इतना इफेक्टिव होगा। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पेज में कुछ भी कर दें कंस्ट्रक्शन, और हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि और आंसर को और अच्छा दिखने के लिए कभी भी आप लॉन्ग पैराग्राफ में नहीं जाएं, आप शॉर्ट पैराग्राफ में जाएं। मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। आप हमेशा लॉन्ग पैराग्राफ में ना जाके शॉर्ट में जाएं। कैसे, जैसे आपको 6 लाइन लिखनी ना, तो आप उसको तोड़ दीजिए 3 3 में।
ठीक है, इससे क्या होगा कि आंसर आपका थोड़ा लेंदी भी लगेगा और आपका इफेक्टिवनेस भी आएगी। तो ये क्या होते हैं डायग्रामेटिकल क्वेश्चन के लिए। अब मैं बताता हूं कि सपोज ये वाले क्वेश्चन नहीं है। अब मैं यहाँ पे देखते हैं कौन से क्वेश्चंस की बात करता हूँ। जैसे कि आई डिफाइन दैट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दैट, और क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है। तो कभी भी आपको ये नहीं करना है कि जैसे आपने डेफिनेशन उसी तरीके से एनीथिंग की लिखी और फिर डायरेक्ट नहीं करना है कि टाइप्स, ठीक है, देखिए आप टाइप्स ऑफ एनीथिंग, तो आपको इस तरीके से नहीं लिखना है कि टाइप्स ऑफ एनीथिंग फर्स्ट सेकंड, ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखना है। ये क्या करता है कि आंसर का आपको थोड़ा इफेक्टिवनेस कम कर देता है, यानी कि अच्छा थोड़ा कम दिखता है। मैं बताता हूँ, जैसे कभी भी किसी का क्लासिफिकेशन पूछा जाए या टाइप्स पूछा जाए, भले उसमें दो हो, आप क्या करिए कि लिखिए वो आपने डिफाइन लिखा उसको, फिर उसके बाद क्या कीजिए एनीथिंग, हमेशा एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, उसके बाद हमेशा आप इस तरीके का बनाइए, ठीक है, इस तरीके का बनाइए। इसमें कुछ भी होगा, यहाँ पे कुछ भी होगा, हो सकता है इसके कुछ पार्ट्स हो, तो इस पार्ट्स को क्या कीजिए कि आप फिर यहाँ पे कीजिए, और इसके जो पार्ट्स हैं उसको इस तरीके से नहीं लिखिए। और अच्छा बताता हूं, ऐसे लंबी लाइन खींचिए, दिस, इस तरीके से लिखिए, आपका आंसर इतना सुपीरियर और इतना अच्छा दिखने वाला है। मैं बता रहा हूं आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये किसके लिए, टाइप्स वाले क्वेश्चन के लिए। अब मैं इसके बाद आता हूं, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछे गए, अब इस तरीके के नहीं आए, वो आप क्वेश्चन आए आपके एक्सप्लेन इन ब्रीफ, वो एनीथिंग कैन बी, एनीथिंग मीन्स, मैं आपको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। एनीथिंग मीन्स जो मैं आपको यहाँ पे लेके बता रहा हूँ, डिफाइन एनीथिंग, एनीथिंग कैन बी एक्सप्लेन इन ब्रीफ, ठीक है, छोटा ब्रीफ में समझाइए। तो इस क्वेश्चन में इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो सभी क्वेश्चन में आप जितना हो सके उतना फर्स्ट में इन्वर्टेड कॉमा का यूज कीजिए, एनीथिंग डिफाइन कर दीजिए और ब्रीफ में उसको लिखिए। तो ब्रीफ में लिखने का एक और तरीका बताऊं तो, ब्रीफ में लिखिए तो हमेशा ब्रीफ में लिखने का ये तरीका होगा कि आप उसको शॉर्ट पैराग्राफ में, 4 लाइन 5 लाइन 3 लाइन्स के पैराग्राफ में लिखिए, ज्यादा छोटे भी नहीं कीजिए, पैराग्राफ में लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको बहुत सारा आता है, आपने एक पैराग्राफ में बहुत सारा भर दिया, ऐसा नहीं करना है। हमेशा क्या करना है, हमें 4-5 लाइन्स के पैराग्राफ में लिखना है। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, इतना तो आपने समझ लिया होगा। तो ये आप इतना, इसके बाद एक और चीज, कभी आपको क्वेश्चंस जैसे आते हैं टर्मिनोलॉजीज पे, तो टर्मिनोलॉजीज का भी वही कॉन्सेप्ट है, जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट में बंद करके लिखिए टर्मिनोलॉजीज को, ठीक। तो ये मेरा कुछ टिप्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी कि आप एक अच्छा इफेक्टिव आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को बहुत शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत नीड है। मैंने देखा है कि इफेक्टिव आंसर नहीं लिखते, इसके कारण मार्क्स, मेरे साथ भी जो फ्रेंड्स रहते थे, हो सकता है कि उनका कंटेंट मुझसे अच्छा हो, लेकिन मैं उस चीज को ऐसे प्रॉपर जमा के लिखता था, जिसके कारण मुझे हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपको कि अगला वीडियो आने वाला है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगले वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी, लर्न इजी।